एक बहुत सुंदर कहावत आपके लिए, एंड इट गोज लाइक, द ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज लाइज इन द वे इट इज़ प्रोनाउंस्ड। अर्थात एक भाषा की खूबसूरती उसके उच्चारण में बसती है। डजेंट मैटर वोकैबलरी, ग्रामर, आपकी उस लैंग्वेज की नॉलेज कितनी वास्ट है, पर अगर आपका उसको बोलने का तरीका नेचुरल नहीं है, क्लियर नहीं है, आप एक्सप्रेसिव साउंड नहीं कर रहे हैं, तो शायद आप लोगों के दिलों पर राज नहीं कर पाएंगे। यू विल नॉट बी एबल टू कैप्टिवेट पीपल्स हार्ट। इसीलिए लैंग्वेज को सीखने के साथ साथ उसके बोलने के तरीके की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, एंड दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इन टुडेज़ वीडियो। आई विल बी टीचिंग यू टू अमेजिंग टेक्निक्स विच विल हेल्प यू टू स्पीक इंग्लिश विद मोर क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस एंड कॉम्पिटेंस। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर दो अलग अलग आवाज़ सुनेंगे और आप डिसाइड कीजिएगा कि आपको किस स्पीकर की लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी हायर लेवल पर लगी, कि यार इसकी इंग्लिश बहुत सही है, इसकी काम चला हुआ है, ठीक है। तो आपको सपोज़ कॉल करके एक इंस्टीट्यूट में ये पूछना है कि मैं आपके ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में पता करना चाहता हूँ। पहली आवाज़ कहती है, हेलो या हाय, माय नेम इज़ विदुषी, I want to inquire about your online spoken English course. ठीक है. Second voice. Hello, yeah, hi, this is Vidyushi and I would like to inquire about your online spoken English classes. अब देखो यहाँ पर ना दोनों ने एक ही ग्रामर स्ट्रक्चर यूज़ किया है। ग्रामर सेम थी, वोकैबुलरी का सिलेक्शन भी सेम था, फ़र्क था बोलने का तरीका। यहाँ पर ए वॉइस में हमने अपनी वॉइस टोनालिटी, वॉइस मॉड्यूलेशन, प्रोनाउंसिएशन और जो इंटोनेशन है लैंग्वेज में, उसके ऊपर काम नहीं किया है। ऑन द फ्लिप साइड जो आपके दूसरे स्पीकर हैं, उन्होंने ग्रामर और वोकैबुलरी तो उतनी ही सीखी है जितनी एक एलिमेंट्री, एक बेसिक लेवल लर्नर को आती है, पर उसके साथ साथ उन्होंने 25% एफर्ट्स इस चीज़ पर लगाए हैं कि जब मैं इंग्लिश बोलूँ तो वो नेचुरल लगे, उसको स्टाइल अप करने के लिए उन्होंने एफर्ट्स डाले हैं। तो यही एफर्ट्स हम डालने वाले हैं आज की वीडियो में। आप आने वाले 10 दिनों में कोई ग्रामर वोकैबुलरी कुछ भी ना पढ़ें, बस जो टेक्निक्स मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ उनको फॉलो करें बिल्कुल मन से, और आप देखेंगे कि 10 डेज़ में ही आपका जो लैंग्वेज का लेवल है या जो बोलने का तरीका है, आप बहुत नेचुरल तरीके से लैंग्वेज को बोल पा रहे हैं। ये है हमारा स्पोकन इंग्लिश कोर्स का 49th डे, और अगर आप हमारे ट्रेनर्स के साथ ऑनलाइन इंग्लिश सीखना चाहते हैं पेड कोर्सेज ज्वाइन करके, तो आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और अगर फ्री में इंग्लिश सीखती है तो बस बहुत सारा प्यार इन वीडियोस को देते रहें और हम आपके लिए इसी तरह लेक्चर्स बनाते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला रूल कहता है कि इंग्लिश एक म्यूज़िकल लैंग्वेज है, एक रिदमिक लैंग्वेज है। मतलब जब आप इंग्लिश बोलते हैं तो आप सारे शब्दों को एक साथ नहीं बोल सकते। कुछ शब्दों को आपको थोड़ा सा हाई पिच पर बोलना पड़ता है, कुछ शब्द को आप थोड़ा सा लो पिच पर बोलते हैं। गाना गाकर समझाते हैं, जैसे आओगे जब तुम साजना। इस सेंटेंस में क्या हुआ, आओगे को इतना बड़ा कर दिया, जब तुमको बहुत छोटा कर दिया, और फिर साजना को फिर से इतना बड़ा ऐसे स्ट्रेच कर दिया। तो ये जो म्यूजिक है वो कह रहा है इंग्लिश भाषा को बोलने का तरीका ही ये है कि उसको गाने की तरह बोलना पड़ेगा। वो एक म्यूजिकल लैंग्वेज है। आप सारे शब्दों को ऐसे नहीं बोल सकते, आओगे जब तुम साजना तो उसमें क्या होगा, उसका रिदम खत्म हो गया, म्यूजिक खत्म हो गया, तो वो नेचुरल नहीं लगेगी। एक छोटी सी एक्सरसाइज से समझते हैं। देखिए जैसे ये नंबर्स लिखे हुए हैं यहाँ पर, अब अगर आप इसको ऐसे रीड करेंगे 1 and 2 and 3 and 4, ये रीडिंग हो गई। पर अगर आप इसको बोलना चाहते हैं तो आप कैसे बोलेंगे, आप बोलेंगे 1 and 2 and 3 and 4। रिदम बन गया। रिदम कैसे बना है, कभी पिच आपकी ऊपर जा रही है, कभी पिच आपकी नीचे जा रही है। तो वो कह रहे हैं कि यार इफ़ यू डोंट वांट टू साउंड लाइक अ रोबोट, इफ़ यू डोंट वांट टू स्पीक इंग्लिश इन अ रोबोटिक पिच, यू हैव टू लर्न इंटोनेशन। इंटोनेशन क्या है, इट्स जस्ट नथिंग बट द राइज एंड फॉल ऑफ द पिच। आपकी आवाज़ कभी ऊपर जाएगी, कभी नीचे आएगी। कुछ शब्दों को आप ऐसे खींचकर बड़ा कर देंगे और कुछ को बहुत जल्दी से बोल देंगे। तो अब ये समझते हैं कि यार वो कौन से वर्ड्स हैं जिनको हमें स्ट्रेस करना है और कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हमें बहुत ही कम अटेंशन और इम्पोर्टेंस के साथ बोलना है।
ओके तो इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे पास जितने भी वर्ड्स हैं उनको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है. फर्स्ट, कंटेंट वर्ड्स. कंटेंट वर्ड से मतलब है आपका जो सेंटेंस में ऐसे शब्द होते हैं ना जो मीनिंग कैरी करते हैं, जो आपको कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं. जैसे वर्ब हो सकती है गो, या नाउन हो सकता है कि आप बात कर रहे हैं पेन की, कैट की, किसी सिटी की, किसी कंट्री की, या फिर एडजेक्टिव्स हो सकती हैं या फिर एडवर्ब्स हो सकती हैं. मतलब आपको पूरा सेंटेंस ना बताया जाए, बस ये शब्द बता दिए जाएं तो आप समझ जाओगे अच्छा इस विषय पर बात हो रही है. ऑन दी अदर हैंड वी हैव फंक्शनल वर्ड्स. फंक्शनल वर्ड्स का काम क्या होता है? बस ये देखना कि यार सेंटेंस ग्रामेटिकली सही है, डज की जगह डज लगाए, डू की जगह डू लगाए, अ लगाए, एंड लगाए, द लगाए, या फिर प्रीपोजिशंस लगी हैं, ऑन ऑफ, ये वाले वर्ड्स हैं ग्रामर रिलेटेड जो वर्ड्स हैं, ग्रामेटिकल वर्ड्स हैं, इनको आप फंक्शनल वर्ड्स बोलते हैं. अब बस कुछ दिन इंग्लिश बोलते टाइम आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब सेंटेंस में आप किसी कंटेंट वर्ड को बोल रहे हैं तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा रिस्पेक्ट दो, थोड़ी सी लॉन्गर, हाइयर और लाउडर पिच के साथ बोलें. और जब आप सेंटेंस में कोई फंक्शनल वर्ड बोल रहे हैं तो इंटेंशनली उसको बोलने का समय रिड्यूस कर दें, उस वर्ड को थोड़ा सा ऐसे स्क्वीज़ कर दें, बहुत कम इंपॉर्टेंस दें सेंटेंस में. जैसे ये सेंटेंस लिखा हुआ है आपका, आई वॉन्ट अ कप ऑफ कॉफ़ी. अब इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स कौन से हैं? वॉन्ट, कप और कॉफ़ी. आई प्रोनाउन है, आर्टिकल है, ऑफ आपका प्रपोजिशन है. अब इन वर्ड्स को आप बहुत ही धीमी आवाज़ में बहुत जल्दी से बोलेंगे और आपका सारा का सारा फोकस रहेगा आपके वर्ब पर और नाउन पर. क्योंकि आप खुद देखें, अगर आप सेंटेंस में से इन 3 वर्ड्स को हटा देते हैं तब भी आप मीनिंग समझ पाएंगे कि वॉन्ट कप कॉफ़ी मतलब किसी को कॉफ़ी चाहिए. पर अगर आपने ये तीनों ही वर्ड्स हटा दिए और आपने सिर्फ बोला आई, अ, ऑफ, तो सेंटेंस का अपना कोई मीनिंग ही नहीं रह जाएगा. तो सेंटेंस को बोलने का सही तरीका क्या है कि आप जब ये वर्ड्स बोलें तो ऐसे क्लैप करें. इससे आपको वो सेंस ऑफ रिदम समझ आने लगेगा. जैसे आई वॉन्ट अ कप ऑफ कॉफ़ी, ना कि आई वॉन्ट अ कप ऑफ कॉफ़ी. आई वॉन्ट अ कप ऑफ कॉफ़ी. अब यहाँ पर देखें कि ये जो आई आपने शुरू किया है इसको नीचे से शुरू करना है. ऐसे नहीं होगा आई वॉन्ट अ कप ऑफ कॉफ़ी, आई नीचे है. इसी को बोलते हैं राइजिंग एंड फॉलिंग इंटोनेशन. तो आवाज़ नीचे से ऊपर जाएगी, राइज कर रही है, राइजिंग इंटोनेशन है. आई वॉन्ट अ, कम इम्पॉर्टेंट, थोड़ा सा लेस इम्पॉर्टेंट वर्ड है, इसको हमें थोड़ा रिलैक्स्ड टोन में बोलना है, नीचे आ जाएगा. आई वॉन्ट अ कप ऑफ कॉफ़ी. This is how it is. Second sentence, I will be subject और आपका helping verb. आप हमेशा pronoun के साथ helping verb को ऐसे merge कर सकते हैं. You can blend all these 3 words together and speak it as I'll be, I'll be. और ऐसे नहीं I will be, हाँ नीचे से शुरू करना है. I'll be. क्या होगा? आप लेट हो गए क्लास के लिए. अगर मैंने आपको कॉल करके कहा लेट क्लास, आप समझ जाओगे अच्छा क्लास के लिए लेट आएंगी. पर अगर मैंने कहा I will be to the, तो आप कहोगे यार ये कौन सी पहेली है, इसका मीनिंग क्या है? तो आप समझ रहे हैं कि आपको खुद से एनालाइज करना आना चाहिए कि यार मेरे सेंटेंस में इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है. बस उसको थोड़ा सा स्ट्रेच करके और थोड़ा सा इम्पॉर्टेंस देकर, आपको अटेंशन देकर बोलना है. इससे आपके 2 बेनिफिट्स होंगे. when you will speak any sentence, you want to communicate any idea, it will land more powerfully. आपका जो लिसनर है उसे बहुत ही आसानी से आपकी भाषा समझ आ जाएगी. सेकेंड थिंग, अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो दिस विल नॉट ओनली हेल्प यू टू स्पीक लाइक अ नेटिव स्पीकर बट इट विल ऑल्सो इम्प्रूव योर लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशंस. आप जब इंग्लिश मूवीज़ देखते हैं तो आपको समझ आने लगेगा अच्छा यार वो आए गायब नहीं हुआ है, वो बस कम स्ट्रेस के साथ बोला है. अब इस सेंटेंस को बोलते हैं पहले बिना इंटोनेशन के और फिर इंटोनेशन के. बिना इंटोनेशन के इट विल साउंड लाइक आई विल बी लेट टू द क्लास, आई विल बी लेट टू द क्लास. अब इसमें म्यूजिक डालते हैं, आई विल बी लेट टू द क्लास. दिस इज हाउ इट इज. हाउ कूल इज इट, इजंट इट? कितना प्यारा लग रहा है. पर प्रैक्टिस से ही आएगा. मैंने इसके लिए शायद 1000 घंटे से ज़्यादा रीडिंग प्रैक्टिस करी है. तो अगर आप भी ऐसे जब एक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ले लें, उसमें कंटेंट वर्ड्स को पहले हाईलाइट करें और फिर उस सेम पैराग्राफ को 5 बार, 6 बार, 7 बार रीड करने की कोशिश करें, जिसमें आपका सारा फोकस होना चाहिए कि यार जो एलिमिनेट करने हैं हमें, जिन साउंड्स को हमें एलिमिनेट नहीं एक्चुअली रिड्यूस करना है, उनको कम स्ट्रेस के साथ बोलना है और इंपॉर्टेंट वर्ड्स को थोड़ा स्ट्रेस के साथ बोलना है. तो सेंटेंस हो गया आई विल बी लेट टू द क्लास. Yeah, hi, this is to inform you that I'll be late to the class.
लास्ट सेंटेंस देखते हैं, एक बार आप बोलने की कोशिश करें। कुड यू गो टू द शॉप एंड बाय मी सम ब्रेड। गो जो हमारी वर्ब है, शॉप हमारी नाउन है, फिर से हमारे पास वर्ब है और फिर से नाउन है। इन वर्ड्स पर थोड़ी सी पिच को ऊपर ले जाऊंगी, साथ में देखते हैं। कुड यू ये आपका मॉडल वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट है, नीचे से शुरू करेंगे। कुड यू गो टू द शॉप एंड बाय मी सम ब्रेड। जहाँ पे भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वहाँ पर आप क्लैप करने की आदत डालो ताकि आपको लैंग्वेज का रिदम समझ आए। ऐसे सीधी लैंग्वेज ना जाए, ऐसे लाइफलेस ना हो एक लाइन की तरह। उसमें अगर आपको लैंग्वेज में लाइफ डालनी है तो उसको ऊपर और नीचे पिच को लेकर आना है। तो साथ में बोलते हैं, कुड यू गो टू द शॉप एंड बाय मी सम ब्रेड। कुड यू गो टू द शॉप एंड को मैंने एन बोला है, इसको आगे पढ़ेंगे क्यों। कुड यू गो टू द शॉप एंड बाय मी सम ब्रेड। दिस इज़ हाउ इट इज़। तो ये थी टेक्निक नंबर 1 कि आपको इंटोनेशन पर काम करना है अगर इंग्लिश को नेचुरल तरीके से बोलना है। दूसरी टेक्निक है हमारी कनेक्टेड स्पीच की, और कनेक्टेड स्पीच कह रही है कि ये लो पिच हाई पिच तो ठीक है, पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका आपको ध्यान रखना है, और वो ये कि आप जब कोई भी लैंग्वेज बोलते हैं तो आप अपने सारे शब्दों को आपस में ऐसे ब्लेंड कर देते हैं। जैसे अगर आपने कभी किसी फॉरेनर को हिंदी बोलते हुए सुना हो तो वो ऐसे हिंदी बोलते हैं, मुझे भारत अच्छा लगा। अब इस सेंटेंस में प्रॉब्लम क्या है, मुझे भारत अच्छा लगा हम ऐसे नहीं बोलते। हम कैसे बोलेंगे, हम कहेंगे मुझे भारत अच्छा लगा। मतलब सारे वर्ड्स आपस में घुले मिले हैं, आपस में ब्लेंड हो रहे हैं। पर जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो हम भी ये मिस्टेक करते हैं कि वर्ड्स के बीच में दो शब्दों के बीच में गैप आ जाता है, एक अनरिक्वायर्ड गैप आ जाता है बोलते टाइम, जो हमारी इंग्लिश को डिस्कनेक्टेड साउंड कराता है, हमारी इंग्लिश बिखरी बिखरी लगती है। जैसे पहला सेंटेंस, व्हाट डिड ही डू, यहाँ पर डिड एक हेल्पिंग वर्ब है और ही एक प्रोनाउन है। आप यहाँ पर से एच साउंड को ड्रॉप करके ई को डिड के साथ मर्ज कर सकते हैं, तो ये सुनने में लगेगा डिडी, ना कि डिड ही बट डिडी। तो कंप्लीट सेंटेंस है हमारा, व्हाट डिड ही डू, listen and repeat, what did he do? Second, he does not know her। तो जब आप इंग्लिश मूवीज देखते हैं तो कभी भी वो इतना हर वर्ड को पूरा 100% नहीं बोलेंगे। वो ऐसे नहीं कहेंगे he does not know her, वो कैसे कहेंगे he doesn't know her, he doesn't know her, he doesn't know her। दो चेंजेस हुए, एक तो does not का जो टी है उसके ऊपर बहुत ही सटल स्ट्रेस है, बहुत ही ना के बराबर स्ट्रेस है, he doesn't। उसके बाद ये फिर से एक प्रोनाउन है, इसका एच हटाया और ई आर को वर्ब के साथ मर्ज कर दिया, तो कंप्लीट सेंटेंस है he doesn't know her, as far as I know he doesn't know her। करो प्रैक्टिस धीरे धीरे। अभी जब आप एकदम से अपनी वॉइस मॉड्यूलेशन के ऊपर ऐसे काम करेंगे तो आपकी इंग्लिश बहुत फेक लगेगी, बहुत नकली लगेगी। तो आप लोगों के साथ ऐसे एकदम से ना बोलें, पहले कम से कम 3 आवर्स 5 आवर्स 20 आवर्स प्रैक्टिस करें। जब तक नेचुरल तरीके से ना बोलने लगे तब तक बिल्कुल भी बाहर जाकर इंग्लिश बोलने की ज़रूरत नहीं है, पहले प्रैक्टिस करें। वैसे बोलें, पर अगर प्रोनाउंसिएशन आप इम्प्रूव कर रहे हैं तो ये वाली चीज़ें थोड़ा टाइम लगती है नेचुरल साउंड करने के लिए। What is his problem? यहाँ पर his एक प्रोनाउन है, मैंने इसका फिर h साउंड को एलिमिनेट करा और is को मिक्स कर दिया, और आपका सेंटेंस अब साउंड करेगा कुछ ऐसा, What is his problem? What is his problem? अब देखो बोलने में भी स्ट्रेस पड़ रहा है ना, What is his problem? स्मूथ बोलना है, स्मूथ तरीके से करना है, तो what is his problem? What is his problem? I cannot get my head around what is his problem? What is his problem? ठीक है। अब मैं कुछ रूल्स मैंने पिक किए हैं, पर आप रूल्स के हिसाब से ना समझें, आप बस ये समझें कि हर वर्ड को बहुत शार्प तरीके से नहीं बोलना है। जैसे आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू। क्या किया है, एक बहुत ही मेजर चेंज जो आप हमेशा ट्राई कर सकते हैं कि आप ऑफ को ऑव बोलें, ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग। ऑफ को ऑफ ना प्रोनाउंस करके आप ऑव प्रोनाउंस करें। तो आई अंडरस्टैंड को आपस में ब्लेंड करा, मर्ज करा, एक यूनिट बना दिया और बोला आई अंडरस्टैंड। आई अंडरस्टैंड क्या कर रहे हो आप, योर को छोटा करके रिड्यूस कर दिया, इसके साउंड्स को थोड़ा सा स्क्वीज कर दिया। सो आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू। टी बहुत ही सटल है, पॉइंट ऑफ व्यू। आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू, आई डू अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू, I do understand your point of view। करो ये just tweak your tongue and twist it and try to imitate, try to speak the way I'm trying to speak it।
इट इज नन ऑफ योर बिजनेस। फिर से हमने एक छोटा सा चेंज करा और देखा कि क्या हमारी इंग्लिश थोड़ी और नेचुरल लग रही है। इट इज नन ऑफ योर बिजनेस, इट इज नन ऑफ योर बिजनेस, इट इज नन ऑफ, none of, none of, it is none of, speak, it is none of, it is none of, amazing, it is none of your business. Why you are so concerned about it? It's none of your business, it's none of your business. अब आप अपना एक सेंटेंस बनाओ जिसमें ऑफ यूज हो रहा हो और वहां पर ऑफ को ऑफ नहीं बट ऑफ प्रोनाउंस करें। नेक्स्ट स्लाइड, एंड को आप एन प्रोनाउंस कर सकते हैं, जैसे आई विल गो एंड टॉक टू हिम। अब आई विल को मैंने ऐसे ब्लेंड करके बनाया, आई गो एंड टॉक टू हिम, आई गो एंड टॉक टू हिम, ना कि आई विल गो एंड टॉक टू हिम। छोटे छोटे चेंजेस, आई विल गो एंड टॉक टू हिम। कम एंड सी दिस, एंड को फिर से आपने एंड ना बोलकर, क्योंकि ये वैसे भी एक फंक्शनल वर्ड है ना, छोटा करके एन बोला है। ओके, प्लीज कम एंड सी दिस, कम एंड सी दिस, कम एंड सी दिस। इवन सी दिस के बीच में से भी गैप हटा के सी दिस, कम एंड सी दिस, कम एंड सी दिस। बार बार बोलते रहो जब तक स्मूथ ना लगे, आपको खुद नेचुरल ना लगे। सो नेक्स्ट, यू साउंड। जैसा हमने पहले पढ़ा था कि अगर यू के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब आएगी तो आप उनको आपस में मिक्स करेंगे, तो यहाँ पर यू आर मिलकर एक नया साउंड बना रहे हैं, यू आर, यू आर। एक W एक्स्ट्रा साउंड बीच में आया है, यू आर द बेस्ट। देखो कितना ज़्यादा डिफरेंस है, यू आर द बेस्ट। बहुत स्ट्रेस लग रहा है बोलने में, नेचुरल तरह से बोलना है, यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट। यू आर लेट, यू आर लेट, मज़ा नहीं आ रहा है, यू आर लेट। यू आर को W ऐड किया और बन गया यू आर लेट, यू आर लेट। ओके, टू और टू, टू मतलब जो लास्ट है आपको टू ऐसे शार्पली उसे एंड नहीं करना, उसे ओपन रखना है ताकि वो आने वाले जो वर्ड है उसके साथ ऐसे मर्ज हो जाए। तो टर्न टू पेज 20 ना कहकर कहें टर्न टू पेज 20। गाइज टर्न टू पेज 20 प्लीज, मतलब पेज नंबर 20 पर आ जाओ। I need to go to the store, I need to go to the store, I need to go to the store, I need to go to the store। हमने need और to को आपस में मिक्स करा और इसको हमने प्रोनाउंस करा need to, need to, need to। टी बहुत ही सटल हो गया साउंड, उसको बहुत सॉफ्ट कर दिया है। तो सेंटेंस कह रहा है I need to go to the store, I need to go to the store, to the, I need to go to the store। बहुत ही सटल चेंजेस हैं। पर अगर आपने इस लेसन को आज सुना है तो आने वाले टाइम में जब आप इंग्लिश मूवीज़ देखेंगे, वेब सीरीज़ देखेंगे, तो आप इस कॉन्सेप्ट को रिलेट कर पाएंगे। और आज शायद 100% क्लियर ना हो, पर आने वाले टाइम में जब आपका वो मेमोरी मसल इस तरह से बिल्ड होने लगेगा, तो विद इन अ मंथ और सो यू विल रियलाइज दैट योर स्टाइल ऑफ स्पीकिंग इज़ changed drastically. You are speaking English in a more natural tone now. तो ये थी मेरी एक छोटी सी कोशिश आपका वॉइस एंड एक्सेंट इम्प्रूव करने की। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि उससे मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग पसंद कर रहे हैं जो मैं आपके लिए लेक्चर्स डिज़ाइन कर रही हूँ। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट गाइस, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।